की सरकार है, सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी की होती है तो छत्तीसगढ़ की हो रही है और विष्णुदेव साय की हो रही है। मुख्यमंत्री जी की तारीफ हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ राज्यों में कुछ ना कुछ चल रहा है। देखिए, बिहार में चुनाव हार गए, मध्य प्रदेश में चुनाव हार गए, लेकिन छत्तीसगढ़ को एक नक्सलवाद जैसा दंश खत्म हुआ है, तमाम सारे राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। तो मुझे लगता है कि विष्णुदेव साय जी के लिए एक जोरदार तालियां, उसके बाद हम सत्र शुरू करते हैं। साय साहब, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो कि देश ही नहीं बल्कि विदेश में इस बात की चर्चा है कि नक्सलवाद का खात्मा हुआ है और उसके लिए केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और आपका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, परिचर्चा रही है, परिकल्पना रही है। इसको कैसे आपने मूर्त रूप दिया, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ITV नेटवर्क के फाउंडर आज स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, आदरणीय कार्तिकेय शर्मा जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। ITV नेटवर्क परिवार के सभी, आप सभी का भी अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर जितने सभागार में बैठे हैं सबका अभिनंदन करता हूँ और इस आयोजन के लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसा आपने नक्सलवाद की बात कही है, नक्सलवाद पिछले कई दशकों से पूरे देश में था और हम तो जब से राजनीति के क्षेत्र में आए तब से नक्सलवाद को सुनते आए और जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक, सांसद के रूप में काम भी करते आए। लेकिन जब 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का दायित्व मिला दिसंबर 2023 में और अगले ही महीना जनवरी 2024 में हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जितने भी नक्सल प्रभावित प्रदेश हैं उनकी एक समीक्षा बैठक यहाँ पर रखी थी रायपुर में, और तब पता चला कि देश का 75% से ज़्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा है और बाकी 23%, 25% नक्सलवाद जो पड़ोस के 6-7 राज्य हैं उनमें थोड़ा थोड़ा, कहीं एक ब्लॉक, कहीं एक जिला ऐसे बचा है। और जो थोड़ा थोड़ा बचा था ऐसे प्रदेश में आपका झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य थे, लेकिन 75% से ज़्यादा नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में बचा था। और पहले तो करीब 13-14 जिले हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभावित थे, लेकिन जब हम लोग सरकार में आए तो करीब 5 जिले बचे थे जो बस्तर के जिले थे। और बस्तर कहने से धरती का स्वर्ग, जो प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, वहाँ पर वाटरफॉल्स हैं, कुटुमसर का गुफा है, अबुझमाड़ जैसा जंगल है और जनजातीय समाज की बहुलता है। वहाँ पर सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। उसके बाद भी 4 दशकों से भी ज़्यादा समय तक बस्तर क्षेत्र नक्सलवाद से ग्रसित था। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी को, जिनका आशीर्वाद, और माननीय गृह मंत्री जी का तो कहेंगे कि उनकी तो एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति, उन्होंने तो नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक डेडलाइन तय कर दिया। 31 मार्च 2026 को तिथि भी उन्होंने घोषित कर दी। तो और हम लोगों ने नई रणनीति के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में डबल इंजन की सरकार मिलकर काम किए। माननीय गृह मंत्री जी, हम सब लोग गांव में गए, कैंपों में गए, हमारे जवानों के साथ मुलाकात किए, उनके साथ भोजन किए, उनका हौसला बढ़ाए। और हमारे यहाँ के प्रदेश के गृह मंत्री वो भी लगातार उस क्षेत्र में लगे रहे और
नई रणनीति भी बनाए, जेटीएफ बनाई, जॉइंट टास्क फोर्स बनाए और नए नए अस्त्र शस्त्र भी उपलब्ध कराए और इसका परिणाम हुआ कि हमारे जवान उत्साह के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़े। उनको थोड़ी सी भी चोट आती थी, हॉस्पिटल में आते थे तो हम लोग उनसे मिलते थे, उनका हालचाल पूछते थे। कैजुअलिटी बहुत कम हुई तो उनके डेड बॉडी को हम लोग कंधा भी देते थे। तो इस तरह से वही जवान थे जो पहले भी थे, यहाँ पर थे, लेकिन उनका हौसला अफजाई किए और आज मात्र 2 साल 2.5 साल के अंदर में जो एक ऐसी समस्या थी ये नक्सलवाद, जिसको लगता था कि पता नहीं इसका कभी समाधान होगा भी कि नहीं, तो ये राष्ट्रीय समस्या का समाधान कर पाने में सफल हुए हैं और इसके लिए हम हमारे जवानों के अदम्य साहस को भी नमन करेंगे और उस क्षेत्र की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी मिला, क्योंकि उन्होंने देखा कि 4 दशकों से भी ज़्यादा समय तक उनके क्षेत्रों में विकास नहीं पहुंच रहा था, सड़कें नहीं बन रही थी, सब चीज़ का विरोध करते थे, विकास का विरोध करते थे, स्कूल बंद कराते थे ताकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे होशियार मत हों और उनकी दुकानदारी बंद हो जाए। तो ये सब नक्सली करते थे, तो ये सब से वहाँ की जनता ऊब चुकी थी और उनका भी भरपूर समर्थन हम लोगों को मिला और इसका परिणाम हुआ कि नक्सलवाद समाप्त हुआ, खत्म हुआ। और सभी का योगदान है, सैनिकों का योगदान है, सरकारों का योगदान है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते हुए वो श्रेय आपको भी जाता है। बड़ा सुंदर है बस्तर, नियाग्रा फॉल जैसा फॉल वहां पर है। अब क्या योजना है, क्या पर्यटन की दृष्टि से या विकास की दृष्टि से कैसे आपकी रूपरेखा है कि वहाँ क्या पर्यटन के हब के तौर पर बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सरगुजा संभाग में और विशेषकर बस्तर संभाग में, जैसे मैंने पहले कहा कि अनेकों वाटरफॉल्स हैं। आपका चित्रकूट का वाटरफॉल तो नियाग्रा फॉल से उसकी तुलना होती है, और भी अनेकों वाटरफॉल्स हैं। अब जब क्षेत्र मुक्त हुआ है और लोग जा रहे हैं तो और भी अनेकों वाटरफॉल्स मिल रहे हैं। वहाँ पर कुटुमसर का गुफा है, अबूझमाड़ का लंबा चौड़ा जंगल है, और एक और मैं गौरव की बात बताना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान है वो शायद 60 कंट्री में 20 बेस्ट विलेज का चयन किया है पर्यटन की दृष्टि से। छत्तीसगढ़ के नहीं, मतलब पूरे 60 कंट्री में अच्छा बेस्ट 20 विलेज का चयन किया है। उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का एक गांव धुड़मारास वो शामिल है। मतलब पूरे देश में छत्तीसगढ़ का एक गांव धुड़मारास, ये जगदलपुर से लगा हुआ है, जगदलपुर विधानसभा में है। वहाँ पर बहुत सारे वाटर बॉडी हैं, बम्बू राफ्टिंग वगैरह होता है, और विदेशी टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ पर घरों में रहते हैं, लोगों के घरों में रहते हैं। और हम लोग जो नई उद्योग नीति बनाए हैं, नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30, उसमें पर्यटन को भी शामिल किए हैं और उसमें होम स्टे को भी शामिल किए हैं, और उस क्षेत्र के लोगों को मतलब होम स्टे में मकान बनाने के लिए लोन और सब्सिडी की भी व्यवस्था कर रहे हैं। इससे एक अच्छा फायदा ये होगा कि लोग कम से कम छत्तीसगढ़ को जान पाएंगे, बस्तर को जान पाएंगे और इसका रोजगार भी मिल पाएगा। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो कि कार्तिकेय जी बता रहे थे कि सोमवार को FCRA बिल आने वाला है संसद में, और अभी छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र विधेयक भी पास हुआ है धर्मांतरण को लेकर। ये भी कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर ऐसी विदेशी संस्थाएं जो फंडिंग आती है विदेशों से, उस संस्थाओं के जरिए छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों में जाती है और वो धर्म परिवर्तन में इस्तेमाल होती है। तो FCRA बिल जो कि विदेशी फंडिंग बिल संसद में आ रहा है, दूसरा धर्म स्वातंत्र विधेयक जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पास भी हुआ है, आप कैसे जोड़ते हैं इसको? देखिए, एक तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश का आखिरी पूर्वी जिला है जसपुर जी, और वहाँ से झारखंड और उड़ीसा लग जाता है, और मेरा गांव है वहाँ से 20 किलोमीटर में झारखंड लग जाता है और 35 किलोमीटर में उड़ीसा लग जाता है। और वहाँ पर कुनकुरी में जो मेरे विधानसभा में है,
वहाँ पर एशिया महाद्वीप का सेकंड लार्जेस्ट चर्च है और उनकी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में, लेकिन उसके आड़ में धर्मांतरण का खेल वहाँ वर्षों से हो रहा है। पहले वहाँ पर भूखमरी होती थी, गरीबी होती थी और उसका बेजा फायदा उठाकर धर्मांतरण हमारे विशेषकर जनजातीय समाज के लोगों का करते थे। और तो हम लोग वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता हैं। वहाँ पर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का केंद्रीय कार्यालय है जसपुर में, और एक वहाँ के जो राज परिवार से स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी हुए, शायद बहुत लोग उनका नाम सुने होंगे और पुराने लोग उनसे मिले भी होंगे, देखे भी होंगे। घर वापसी अभियान भी वही घर वापसी अभियान की शुरुआत उन्होंने की थी और 5 बार वो सांसद थे, 3 बार राज्यसभा से, 2 बार लोकसभा से। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वो मंत्री के रूप में भी काम किए और वो मेरे राजनीतिक गुरु भी थे। तो उन्होंने घर वापसी कार्यक्रम चलाया और एक राज परिवार से होते हुए भी जो भी धर्मांतरित लोग होते थे उनका पैर अपने हाथों से धोते थे और उनको फिर से हिंदू बनाने का काम किया। और जब वो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, यहाँ पर हम लोगों की सरकार आई, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, तो सुंदर पीडीएस प्रणाली लाए और सस्ते अनाज देने का काम किया। आज 1 रुपया किलो में और अब तो फ्री में ही मिल रहा है। तो तब से धर्मांतरण वहाँ रुक गया है और उसके लिए हम लोगों ने एक धर्म स्वतंत्र बिल अपने विधानसभा में पास किया है, जो कि अगस्त महीना से वो कानून भी बन गया है और लागू भी हो गया है। और इसमें बहुत कड़े सजा के प्रावधान हुए हैं। जो भी अन्य प्रदेशों में कानून बना है उसका अध्ययन करके सभी प्रदेशों से ये कड़ा कानून यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है, तो हमको लगता है कि इससे निश्चित रूप से धर्मांतरण में रोक लगेगा। और FCRA जो बिल केंद्र में पास होगा तो इसके तो स्वागत करते हैं। इससे निश्चित रूप से इस तरह के जो अवैध धर्मांतरण जैसे काम मतलब बिल्कुल रुकेंगे। मुख्यमंत्री जी, पिछली सरकार में जैसे PSC की भर्तियां हुई थी, तो PSC की भर्ती को लेकर भी तमाम सारे सवाल उठे, बहुत सारे आरोप लगाए, बवाल भी हुए, बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है, पर्चा लीक हो रहा है, ये देश में एक बड़ा मुद्दा हो गया है। जंतर मंतर पे भी अभी आंदोलन हुआ। आप कैसे देखते हैं, व्यवस्था कैसे सुधरेगी? देखिए, पिछली सरकार में हमारे प्रदेश के बेटा बेटियों के साथ, प्रदेश के भविष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ और PSC जैसी संस्था में भी भ्रष्टाचार हुआ। उसमें टॉप 20 में जिनका भी सिलेक्शन हुआ वो सब बड़े बड़े लोगों के बच्चे उसमें शामिल थे, उद्योगपति के, नेता के, व्यापारी के, ऐसे बच्चे शामिल थे। और 2023 के चुनाव कैंपेनिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा भी था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो इसकी CBI जांच करेगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। और जब हमारी सरकार बनी तो आज CBI उसकी जांच कर रही है और जो भी दोषीदार हैं उनका आरोप सिद्ध हो रहा है तो सब वो जेल के सिक्चों के अंदर में पहुंच रहे हैं। लेकिन अब जब हम लोग सरकार में आए हैं और 2 बार से यहाँ पर PSC का एग्ज़ाम हो गया है और जब बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में मिलने के लिए, कोई किसान का बच्चा होता है, कोई रिक्शा चलाने वाले का बच्चा होता है, कोई और गरीब का बच्चा होता है, तो उनके चेहरों में जो खुशी होती है, बच्चों के चेहरों में और उनके अभिभावकों के चेहरों में, तो देखकर बहुत संतुष्टि होती है। और हम लोग UPSC के तर्ज पर हमारे प्रदेश का PSC एग्ज़ाम पारदर्शी हो, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये बड़ी चीज़ है। लेकिन आपने देखा कि युवा जिस तरह से मांग कर रहा है, जेन ज़ी की मांग हो गई है। RSS के मुखिया प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा था, इस बात का जिक्र किया था कि भाई सख्ती नहीं होनी चाहिए, जेन ज़ी से या युवाओं से सख्ती नहीं होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। और जिस तरीके से अब जेन ज़ी युवा आवाज़ उठा रहा है, आप भी इस बात को मानते हैं कि सरकार की जो नीतियां बन रही हैं
उन नीतियों में उनको समाहित किया जाए, उनकी बातों को समझा जाए और उसी अनुरूप से सरकार का भी एक चलन हो। जी बिल्कुल, जैन जी भी बहुत होशियार हैं और उनके सुझाव का तो बिल्कुल स्वागत है। उनको भी मतलब कोई नीति बनाने में बिल्कुल उनके सुझावों को समाहित करना चाहिए। जी, एक छत्तीसगढ़ को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नेशनल यूनिवर्सिटी है, नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी नहीं है। तो क्या नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइबल यूनिवर्सिटी, क्योंकि अपार संभावना है, हाल के दिनों में बहुत सारे ओलंपिक गेम्स भी हुए, ट्राइबल गेम्स भी हुए, आप मानते होना चाहिए? देखिए, यहाँ छत्तीसगढ़ में करीब 31 से 32% पॉपुलेशन जनजातीय समाज का है जी। और मैं समझता हूँ यहाँ पर जनजातियों के उत्थान के लिए बहुत काम हुए हैं। एक तो पहली बार जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री इस देश के थे, तो मेरा सौभाग्य था कि सांसद के रूप में मैं भी पार्लियामेंट में था। तो उन्होंने पहली बार जनजातीय समाज के लिए भारत सरकार में अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। इसके पहले अलग से मंत्रालय का गठन नहीं था, दूसरे मंत्रालय में ये समाहित था। लेकिन उन्होंने विपक्ष की राजनीति बहुत की थी, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश से भी वाकिफ थे और पूरे देश में आज जनजाति समाज की आबादी करीब 12 करोड़ से ज़्यादा है। उस समय कम थी जब उन्होंने मंत्रालय का गठन किया, लेकिन उनको ये आवश्यकता महसूस हुई कि ये जो समाज जो जंगलों में भी रहता है और शिक्षा विकास हर दृष्टिकोण से पीछे है, तो इनके विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन किया जाए। और उन्होंने किया और आज मतलब बजट का अलग से प्रावधान है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ भी आज हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को भी मिल रहा है। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना उन्होंने ट्राइबलों के लिए शुरू किया है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का करीब 6,600 से ज़्यादा गांव शामिल है। और जनजाति समाज में भी विशेष पिछड़ी जनजाति समाज और है, और छत्तीसगढ़ में ऐसी 5 जाति हैं, कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, अबुझ माड़िया, जिनकी संख्या मतलब 5 जाति की संख्या मिला के करीब 2.5 लाख आबादी है मतलब पूरे प्रदेश में। और बिरहोर, मेरे क्षेत्र में बिरहोर हैं जिनकी आबादी तो 1 लाख में भी नहीं है। तो ऐसे जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और इस योजना के माध्यम से उनका जो बसाहट है वहाँ भी सड़कें बन रही हैं। उनका प्रधानमंत्री आवास 2 लाख का बन रहा है, वहाँ पर राशन कार्ड बन रहे हैं, नल द्वारा पानी पहुँच रहा है। हम अभी जो सुशासन तिहार हम लोग चलाए, तो उसमें हम बहुत उनके गांव में भी गए, उनके घरों में भी गए। तो इस तरह से जनजाति समाज का विकास वहाँ से भी हो रहा है। और हम लोग भी यहाँ छत्तीसगढ़ में जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो सरकार की जो योजनाओं का लाभ तो मिलता ही है, चाहे वो आवास का हो, चाहे बिजली पानी, सबका फायदा तो मिलता ही है। लेकिन एक मिनट, लेकिन जनजाति समाज में संसाधन की कमी किसी भी तरह से नहीं रहे, इसलिए 2 विकास प्राधिकरण का गठन उन्होंने किया। एक तो सरगुजा विकास प्राधिकरण का, एक बस्तर विकास प्राधिकरण का। और इसमें बजट का अलग से प्रावधान रहता है। और जहां पर सरकार की योजना का लाभ नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो आवश्यक है कि वो काम हो, तो ऐसे काम के लिए ये दोनों विकास प्राधिकरण से काम करते हैं। और जहां तक शिक्षा की बात है, कहे कि बिना शिक्षा के विकास संभव नहीं है। हमारे पुरखों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। तो शिक्षा को भी बढ़ाने के लिए आज बहुत व्यवस्था है छत्तीसगढ़ के अंदर में। आज हर गांव पंचायत में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, हर विकास खंड में कॉलेज की स्थापना है। और यहाँ पर प्रदेश स्तर में रायपुर में शिक्षण की जितनी भी संस्थाएं हैं
वो सारी संस्थाएं हैं। वो तो शिक्षा को आप एआई से भी जोड़ रहे हैं, वर्चुअल हाँ जी, एजुकेशन से जी, भी जी। जोड़ रहे हैं, वो एक अच्छा और संकेत अभी भी है। बस्तर जब नक्सल मुक्त हो रहा है जी तो आपका जो ओरछा और जगरगुंडा है, इस साल के बजट में वहाँ पर एजुकेशन सिटी बनाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था किए हैं। एक शिक्षा मिशन, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह से शिक्षा को यहाँ बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मेरा सवाल था कि ज्ञानेश्वर यादव की सफलता के बाद अपार संभावना है खेल की, खासकर ट्राइबल बेल्ट में, जी, तो उसको लेकर ट्राइबल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ प्लान है क्या? नहीं, अभी तो देखिए होना तो चाहिए जी। इसके लिए आगे बात भी रखेंगे भारत सरकार के सामने में। यहाँ अमरकंटक में ट्राइबल यूनिवर्सिटी है और पूरे देश में मेरे ख्याल से 2 या 3 ही ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। और एक मांग वैसे आ रही है ट्राइबल यूनिवर्सिटी की, आपका झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है वहाँ पर एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी की मांग वर्षों से हो रही है और इसको हम लोग अवगत कराए हैं भारत सरकार को, और वो हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। स्वास्थ्य एक बेसिक मुद्दा है किसी भी राज्य का, और छत्तीसगढ़ में चूंकि सुदूर इलाके हैं, बहुत दूर के इलाके हैं, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति अभी भी थोड़ी कम है। तो क्या मेडिकल कॉलेज की सीटों को बढ़ाने के लेकर या एमबीबीएस की सीटों बढ़ाने को लेकर कोई कार्य योजना है सरकार की? जी बिल्कुल है। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ 2000 में जी। तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र मेडिकल कॉलेज होता था, और आज 25 वर्षों में शासकीय और प्राइवेट मिला के 15 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। और इसी साल 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली है। एक तो आपका कवर्धा, एक आपका दंतेवाड़ा, और एक मनेंद्रगढ़, एक चांपा जांजगीर और एक जसपुर। तो 250 सीट, 50-50 सीट, मतलब कुल मिला के 250 सीट की स्वीकृति मिली है। और 5 मेडिकल कॉलेज में इसी साल से पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से स्वास्थ्य को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और सभी जो संभाग मुख्यालय हैं उसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। और जहाँ तक बस्तर की बात है वहाँ भी मेडिकल कॉलेज तो है ही, लेकिन एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहाँ पर जगदलपुर डिमरापाल में है 240 बेड का, जहाँ भी ब्रेन ट्यूमर का भी इलाज वहाँ पर संभव हो पा रहा है। अब वहाँ के हमारे लोगों को भी इलाज के लिए रायपुर या ज़्यादातर विशाखापट्टनम जाते थे, वहाँ भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और अभी अभी जब नक्सल मुक्त हुआ है तो हम लोग एक मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान चलाए थे और करीब 34 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है। घर घर हमारे स्वास्थ्यकर्मी जाकर, 4 लोगों की टीम जाकर एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण किए हैं और करीब 40,000 लोगों का उपचार भी हुआ है। और बड़ी बीमारी हुई है तो उनको रेफर भी किए हैं। तो इस तरह से बस्तर क्षेत्र जो विकास से अछूता था तो वहाँ भी स्वास्थ्य को पहुँचाने का काम किए हैं। जी, हमने नालंदा और एक और अभियान चला रहे हैं अभी बस्तर के क्षेत्र में, बस्तर मुन्ने, ये गोंडी भाषा में है, इसका अर्थ है अग्रणी बस्तर। तो इसके तहत हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हर गांव में जा रहे हैं, एक एक दिन 2-2 दिन वहाँ रुक के वहाँ पर राशन कार्ड बना रहे हैं, वहाँ पर आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, वन भूमि का पट्टा का आवेदन ले रहे हैं, और जो भी तत्काल में हो सकता है सारे चीज़ों का समाधान। 1 लाख से ज़्यादा ये मतलब नक्सल मुक्त होने के बाद में वहाँ पर राशन कार्ड बनाए हैं, तो में मतलब नल द्वारा पानी पहुँचाए हैं। 400 से ज़्यादा स्कूल वहाँ पर खोले हैं, अस्पताल खोले हैं। तो नियद नीलानार योजना ये गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। तो उसके तहत जब हम लोग नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई शुरू किए तभी से योजना भी लागू कर दिए थे, क्योंकि हम लोग को पता था कि नक्सलवाद का खात्मा ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि जो 40-50 साल से विकास से मतलब वंचित रहे तो वहाँ तक विकास भी पहुँचाना होगा। तो ये विकास का काम भी कर रहे हैं। अभी हम लोग जो कैंप खाली हो रहे हैं उसको सेवा डेरा के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। एक नेतानार गांव है, गुंडाधुर, एक ट्राइबल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए
जो शहीद हुए तो उनका गांव नेतानार है। वहाँ का जब कैंप खाली हुआ तो पहला सेवा डेरा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ किए हैं और वहाँ पर आपका सिलाई प्रशिक्षण का काम शुरू किए। वहाँ की महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उधर तमाम जंगलों में नेचुरल इमली है तो इमली का पैकेजिंग करके उसका विपणन की व्यवस्था कर रहे हैं। और उधर ऑर्गेनिक चावल होता है, कई तरह के खुशबूदार महीन चावल होते हैं जो मतलब अलग अलग जो डेरे खालू हैं उनको हब के तौर पर बना जी जी जी। तो वहाँ पर ढेकी होता है लोकल में, लकड़ी का ऐसे पैर से वो करके चलाते हैं तो ढेकी द्वारा चावल बना के उसका भी विपणन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो 70 ऐसे कैंप को सेवा डेरा के रूप में बनाने का हम लोग का लक्ष्य है। जैसे जैसे कैंप खाली होंगे वहाँ पर वहाँ की जैसी आवश्यकता होगी ये अच्छी उस तरह से प्रशिक्षण हम लोग शुरू करेंगे। ये अच्छी नालंदा हमने बिहार में सुना था, एक नालंदा स्कीम यहाँ भी आपने शुरू की है, क्या है वो? देखिए, जब हम मुख्यमंत्री का दायित्व संभाले तो एक दिन हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री जो IAS हैं जी, उन्होंने यहाँ का जो नालंदा, आदरणीय OP चौधरी जी, तो यहाँ का जो नालंदा परिसर है रायपुर का, वहाँ हमको घुमाने ले गए। अच्छा। तो हम वहाँ देखे कि 2500 हमारे बेटा बेटी वहाँ पर अध्ययनरत हैं और ये पता चला कि 24 घंटा खुला रहता है 7 दिन। और उनसे हम मुलाकात किए, बातचीत किए तो उन्होंने कहा कि सर ये हम लोग 2500 बच्चे तो एक साथ अध्ययन करते हैं लेकिन 2500 वेटिंग में हैं और इसलिए इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। तो हमने तत्काल वित्त मंत्री जी को कहा कि एक और नालंदा परिसर बनाया जाए और फिर वो बनाए हम लोग। और हमने कहा कि भाई रायपुर में ही क्यों, प्रदेश की राजधानी में ही क्यों, और भी जगह होना चाहिए। तो आज पूरे प्रदेश में 33 जगह नालंदा परिसर का निर्माण कर रहे हैं और इसमें हमारे जो बच्चे हैं जिनको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी होती है, UPSC की, CGPSC, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी की, तो सबको वहाँ पर हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते हैं नॉमिनल शुल्क में। तो ये व्यवस्था हम लोग यहाँ पर हमारे बच्चों को दे रहे हैं। जी, एक रोजगार की बड़ी चर्चा होती है। ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के लोग दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं या रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो क्या उद्योगों में युवाओं के लिए उद्योग नीति के तहत रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ कुछ कर रहा है? जी बिल्कुल, हमारे बेटा बेटियों को रोजगार चाहिए ही। और जब से हम लोग 2.5 साल से सरकार में हैं, लगातार विभिन्न विभागों में भर्तियां चल रही हैं और हमको लगता है कि 15 से 20 हज़ार हमारे बेटा बेटियों को 2-2.5 साल में सरकारी नौकरी में उनकी नियुक्ति भी हो चुकी है। और अभी फिर 5,000 शिक्षकों की भर्ती वो भी निकाल रहे हैं और पुलिस की भर्ती ये भी निकाल रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हम जानते हैं कि सभी बेटा बेटियों को हम लोग सरकारी नौकरी में नहीं रख सकते। तो जो हमारी नई उद्योग नीति है इसमें रोजगार को विशेष महत्व दिए हैं। अगर कोई उद्यमी अपने उद्यम में स्थानीय 1,000 लोगों को नौकरी देता है, रोजगार देता है, तो हमारी नई उद्योग नीति में उनके लिए विशेष इंसेंटिव का प्रावधान है। तो ये हम लोग व्यवस्था किए हैं और आने वाले समय में अभी नई उद्योग नीति आने के बाद 1-1.5 साल के अंदर में ही 8 लाख करोड़ का MOU हुआ है। और MOU हुआ ही नहीं हुआ है बल्कि सब धरातल में काम स्टार्ट भी हो गया है। यहाँ पर सेमीकंडक्टर प्लांट का काम शुरू हो गया है, AI बेस्ड डाटा सेंटर का काम शुरू हो गया है, टेक्सटाइल यहाँ पर आया है, निफ्ट शुरू हो गया है। यहाँ पर हमारा जो पुराना विधानसभा भवन है, हम लोग नए विधानसभा में शिफ्ट हो गए तो वो खाली था, तो उसमें उनका भवन नहीं बनने तक उसको दिए हैं। तो इस तरह से करीब आने वाले वर्षों में 1.25 लाख ये नई उद्योग नीति के तहत जो उद्योग लगेंगे उसके माध्यम से हम अपने बेटा बेटियों को नौकरी देंगे। और अभी ये बरसात जैसे ही बीतेगा वैसे ही हम लोग रोजगार मेला लगाने वाले हैं। बहुत बढ़िया। और इसमें जितने भी जो इसके लिए तालियां होने चाहिए, कम से कम युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसमें जितने भी हमारे जो उद्योगपति हैं सबके यहाँ जरूरत होती है। और
सबका स्टॉल लगेगा और रोजगार मेला के माध्यम से उसमें भी हम लोग अपने बेटा बेटियों को रोजगार दे पाएंगे। बहुत बढ़िया। बहुत सारे भारी सवाल हो गए, एक हल्का पूछ लेता हूँ। आप ज्योतिष में यकीन करते हैं क्या? ज्योतिष में, कुंडलियों में? थोड़ा करते हैं क्योंकि मैं अंगूठियां देख रहा हूँ, अंगूठियों की संख्या बढ़ती जा रही है आपकी। करते हैं आप, मानते हैं? कोई ऐसी घटना बताइए जो वाकई ज्योतिष को, किसी ज्योतिषी ने आपको बताया हो और आपने कहा हाँ बिल्कुल सही हुई। अब देखिए, मैं थोड़ी सी अपनी बात बता दूं जी। मैं एक छोटा सा गांव का रहने वाला हूं। बगिया गांव मुश्किल से 2500-3000 आबादी वाला गांव है और वहां का एक किसान का बेटा हूं। और मैं जब 10 साल का था तभी पिताजी नहीं रहे, उनका साया हमारे सर से उड़ गया। और चूंकि परिवार में मैं ही बड़ा था और एक दादी माँ विधवा थी, हमारी माता विधवा हो गई, तो हमारे पास तो बड़ी जिम्मेदारी आ गई। पढ़ाई लिखाई भी करना है, खेती बाड़ी भी करना है, कह कि हमारी आजीविका का एकमात्र साधन खेती बाड़ी ही था, तो खेती बाड़ी भी करना है। तो जो बचपन का एक वो होता है ना, मस्ती करना, खेलना कूदना, सब छूट गया। सब छूट गया। कोई हमारे नसीब में था ही नहीं। शुरू से ही जीवन बड़ा संघर्षमय था। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे इस बीच